हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल वनडे एग्जाम स्टडी प्लेटफॉर्म में। मैं दीर्घा स्वागत करती हूं आप सभी का। तो दोस्तों, आज की क्लास में हमने सीटेट साइंस के कुछ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन रखे हैं, तो उन सभी को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपको पता चल सके कि आपके आने वाले सीटेट के एग्जाम में किस किस तरह से क्वेश्चन पूछ रहा है। इसी के साथ ही जितने भी हमारे नए साथी जुड़े हैं वो सभी इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और आप लोगों से एक निवेदन है, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आकर के क्लास में उपस्थिति दर्ज कराएं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास हम, और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 1 पूछ रहा है, वायु कई गैसों का मिश्रण है। आयतन के अनुसार वायु में नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के अतिरिक्त उपस्थित अन्य गैसों जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, ऑर्गन, ओजोन तथा जलवाष्प की सम्मिलित प्रतिशतता है लगभग। तो आपको बताना है कि जो वायु जो है आपकी वो कई गैसों का मिश्रण है। इसी के अनुसार आपके आयतन के अनुसार आपका इसमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा उसमें जो अन्य गैसें हैं जैसे कि आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, मीथेन हो गई, ऑर्गन हो गई, ओजोन हो गई और आपकी जलवाष्प जो है, इनकी प्रतिशतता कितनी है। तो आपके ऑप्शन दे रखे हैं 21, 0.1, 78 या फिर 1। तो आपको सही आंसर बताना है इसका राइट आंसर क्या होने वाला है। इसका सही आंसर बताना है, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा। अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ चला जाएगा। 1 जो है आपका ये 1% अन्य गैस से होती हैं। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या पूछ रहा है आपसे, उस बल का चयन कीजिए जो अनुप्रयुक्त किए जाने के ढंग में अन्य से भिन्न है। तो आपके ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसमें, गुरुत्वाकर्षण बल, घर्षण बल, स्थिर वैद्युत बल या फिर चुंबकीय बल। तो आपको उस बल का चयन करना है जो अनुप्रयुक्त किए जाने के ढंग से अन्य से भिन्न है। इसका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। आपका जो घर्षण बल है ये अनुप्रयुक्त किए जाने के जो अन्य आपके बल है ना, इनसे भिन्न है। तो आपको जो सही आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछा है, किसी छात्र के पास हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है। इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अलग अलग डालने पर वह किन रंग या फिर किन रंगों का प्रेक्षण करेगा। तो आपको बताना है कि एक स्टूडेंट है, उसके पास जो है वो हल्दी का गाढ़ा पेस्ट है और इस पेस्ट को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन में अलग अलग डालने पर वह कौन सा रंग देगा। तो आपके ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसमें, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में गुलाबी और सोडियम हाइड्रोक्साइड में नीला, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में नीला और जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसमें लाल रंग देगा, या फिर दोनों प्रकरणों में पीला रंग देगा, या फिर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला और सोडियम हाइड्रोक्साइड में लाल कलर देगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आप सभी को कमेंट करना है, बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। तो देखिए इस क्वेश्चन की अगर हम सही बात करें, इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 के साथ चला जाएगा। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में पीला देगा और जो आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा इसके अंदर ये आपका लाल कलर देगा। तो आपका जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या पूछ रहा है आपसे, क्षुद्रांत के दीर्घरोम जिसे रसांकुर भी कहते हैं, इनके संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर आपको अध्ययन करना है। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं, यह उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है और इनकी संख्या जो होती है वो हजारों में होती है। और ऑप्शन बी कह रहा है आपसे, इनकी भित्तियां जो होती हैं वो बहुत पतली होती हैं, या फिर इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाओं का जाल फैला होता है, या फिर इसमें जो होते हैं वो महीन छिद्र होते हैं जिनसे भोजन जो है वो आसानी से गुजर सकता है, मतलब कि इधर से उधर हो सकता है। तो देखिए आपको इसका सही आंसर बताना है। नीचे आपके 4 ऑप्शन भी दे रखे हैं। तो बताइए इस दीर्घरोम में पचे हुए भोजन को अवशोषित करने योग्य बनाने वाले कथन कौन कौन से हैं। इस क्वेश्चन के लिए आप सभी स्टूडेंट कमेंट करेंगे। तो देखिए अगर हम क्वेश्चन नंबर 4 के आंसर की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर चला जाएगा वो चला जाएगा आपको ऑप्शन नंबर 1 के साथ। मतलब कि जो आपका ए वाला है, यह उंगली के समान एक उभरी हुई संरचनाएं होती है, इनकी संख्या जो होती है वो काफी हजारों में पाई जाती है। और दूसरा दे रखा है आपका, इनकी भित्तियां जो होती हैं वो बहुत पतली होती है, मतलब कि थिन होती हैं। और 3 में दे रखा है आपसे, इनमें उनकी सतह के निकट सूक्ष्म रुधिर वाहिकाएं जो होती हैं उनका भी जाल फैला हुआ होता है।
इस हिसाब से जो आपका सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 1 के साथ जाएगा। आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। इसी के साथ आप सभी को क्लास को लाइक करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है, नीचे आपके कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं और आपको ये बताना है कि जब आप आयोडीन के घोल के साथ परीक्षण करेंगे तो उनमें से कौन आपका नीला और काला रंग प्रदान करेगा। तो आपको बताना है इसका सही आंसर क्या होगा। तो देखिए, जो आपके खाद्य पदार्थ दिए गए हैं ना, तो इनमें आपको चूज करना है कि इनमें आयोडीन के घोल के साथ जब आप परीक्षण करेंगे तो इसमें आपको कौन सा नीला और काला रंग प्रदान करेगा। तो इसका देखिए जो सही आंसर चला जाएगा वो जाएगा आपका उबले और पिसे हुए आलू और आपका रोटी या फिर जिसे ब्रेड कहते हैं उसका एक टुकड़ा। इसका मतलब आपका ऑप्शन देखना है, पहले में दे रखा है पहला, दूसरा और तीसरा, ये होगा नहीं। दूसरे में दे रखा है पहला, तीसरा और पांचवा, ये भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 में दे रखा है पहला और तीसरा। इस हिसाब से आपका जो सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ चला जाएगा, उबले और पिसे हुए आलू और ब्रेड का एक टुकड़ा। ये आपका आयोडीन का जब आप परीक्षण करेंगे तो उसमें ये नीला और काला दोनों ही रंग प्रदान करेगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 6 क्या पूछ रहा है आपसे, मानव उत्सर्जन तंत्र के विषय में नीचे दिए गए कथनों पर अध्ययन करना है। आपको दे रखा है, जल में घुले हुए अपशिष्ट वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं, या फिर मूत्राशय में संचित मूत्र मूत्र मार्ग जिसका दूसरा सिरा मूत्ररंध्र से जुड़ा होता है और वो होकर बाहर निकाल दिया जाता है, या फिर मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र मूत्राशय में जाता है, या फिर उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, या फिर उपयोगी और हानिकारक दोनों ही प्रकार के पदार्थों से युक्त जो रक्त स्कंदन होता है वो वृक्क में पहुंच जाता है। तो आपको बताना है कि उपरोक्त में जितने भी ये प्रकरण दिए हुए हैं ना, इनकी जो प्रक्रियाएं होंगी उनको आपको सीरियल से लगाना है। तो अब आप सभी को कमेंट करना है क्वेश्चन नंबर 6 का सही आंसर क्या होगा। सभी साथी कमेंट करेंगे इस क्वेश्चन के लिए। तो देखिए, अगर हम क्वेश्चन नंबर 6 के आंसर की बात करते हैं तो इसका जो सही आंसर चला जाएगा वो पहले आएगा आपका 5। तो देख लेते हैं 5 किस में है। 1 में तो दे नहीं रखा है, आपका 2 में भी दे रखा है और आपका 3 में भी नहीं दे रखा है और 4th में रखा है। तो आपका इन दोनों में से एक आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। और जो आपका दूसरा चला जाएगा वो जाएगा 4th के साथ, मतलब कि उपयोगी पदार्थों को रक्त में पुनः अवशोषित कर लिया जाता है, दोनों में दे रखा है आपका 4th। और उसके बाद जाएगा आपका 1 के साथ, मतलब कि जल में घुले हुए अपशिष्ट पदार्थ वृक्कों में मूत्र के रूप में पृथक कर लिए जाते हैं। तो ये भी आपका सेम ही दे रखा है। और अगला जो होगा वो आपका जाएगा मूत्र वाहिनियों से होता हुआ मूत्र जो है वो आपका मूत्राशय में चला जाता है। तो इस हिसाब से आपका तीसरा होगा। इसका मतलब आपका ऑप्शन नंबर जो 4 हो जाएगा ना, ये आपका राइट आंसर रहने वाला है क्वेश्चन नंबर 6 का। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे। देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 में आपका कुछ सूची दे रखी है। उनमें एक सूची में आपके जिन्होंने खोज की है उनका नाम दे रखा है, और दूसरे में आपका इन्होंने किस किस चीज़ की खोज की है उसके बारे में दे रखा है। तो आप सभी को इसका सही आंसर बताना है। देखिए, पहले सूची में आपका दे रखा है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। देखिए, अगर हम बात करते हैं अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आपके पेनिसिलिन की खोज की थी, ये सभी आपको पता भी होगा। वहीं बी में दे रखा है एडवर्ड जेनर। तो जो आपके एडवर्ड जेनर थे इन्होंने चेचक के टीके की खोज की थी। और जो आपका सी में दे रखा है लुई पास्चर, तो लुई पास्चर आपके किण्वन के साथ चले जाएंगे। और वहीं आपके जो रॉबर्ट कोच हैं ये आपके एंथ्रेक्स जीवाणु के साथ चले जाएंगे। तो इस हिसाब से आपको देखना है कि इनमें जो वैज्ञानिक दिए हुए हैं उनका मिलान सही क्या होने वाला है। तो देखिए, ऑप्शन नंबर 1 में दे रखा है 4th, 2nd, 5th और 3rd, तो ये नहीं होगा। वहीं 2 में भी आपका नहीं दे रखा है और 3 में आपका ये दे रखा है। आपका देखिए, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग जो है आपका ये पेनिसिलिन से है, मतलब पहले के 4th के साथ चला गया है। वहीं एडवर्ड जेनर जो है ये चेचक के टीके के साथ चला गया है, मतलब 5th के साथ। और आपका जो लुई पास्चर है ये किण्वन के साथ चला गया है। और जो रॉबर्ट कोच है आपका ये एंथ्रेक्स जीवाणु के साथ चला गया है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो चुका होगा। और आप सभी को ये क्वेश्चन ध्यान रखना है, आपके आने वाले सीटेट के एग्जाम में हो सकता है पूछ ले, और टेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाला क्वेश्चन है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 में क्या पूछ रहा है आपसे, जैव मंडल आरक्षण
या फिर आरक्षित क्षेत्र जिसे कहते हैं, उसके संबंध में आपको सही कथन चुनना है। तो आपके ऑप्शन क्या दे रखे हैं, ये वे क्षेत्र हैं जो क्षेत्र की जैव विविधता और संस्कृति को बनाए रखने में सहायक होते हैं, या फिर ये वे क्षेत्र माने जाते हैं जो वन्य जीवन के मुक्त आवास और प्राकृतिक संपदा के लिए उपयोग के लिए इन्हें आरक्षित किया गया है, या फिर ये वे क्षेत्र माने जाते हैं जो केवल विशेष क्षेत्रों में इस विशेष के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं, या फिर इसमें ऑप्शन डी में दे रखा है आपका, यह वे क्षेत्र हैं जो केवल पादप और जंतुओं के संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। तो आपको क्वेश्चन नंबर 8 के लिए कमेंट करना है। सभी साथियों को बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करें जैव मंडल आरक्षण क्षेत्र की, तो इसका जो आपका सही आंसर होगा वो क्षेत्र की जो जैव विविधता होती है और उसकी जो संस्कृति होती है ना, उसको बनाए रखने के लिए आपका जैव मंडल जो आरक्षण होता है ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट रहता है। तो इस हिसाब से आपका जो सही आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा। ये वे क्षेत्र होते हैं जो उस क्षेत्र की जैव विविधता और उसकी संस्कृति को बनाए रखते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ये क्वेश्चन आपको और ध्यान रखना है आपके आने वाले सीटेट के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है आपसे, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। और पॉइंट में क्या दे रखा है, प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं होते हैं, एक कोशिका जीव में केवल एकल कोशिका सभी कार्य करती है, और सी दे रखा है नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोट के उदाहरण हैं, या फिर यूकैरियोट में केंद्रक झिल्ली सहित संगठित केंद्रक नहीं होता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। आप सभी कमेंट करेंगे इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 के सही आंसर की, तो इसका जो सही आंसर होगा ना, वो आपका होगा पहला जो है, प्रोकैरियोट में केंद्रक नहीं होते हैं। तो आपको पहला देखना है, ये बात सही है। वहीं आपका बी क्या दे रखा है, एक कोशिका जीव में केवल एकल कोशिका सभी कार्य करती है, ये बात भी ठीक है आपकी। और सी दे रखा है आपका नीले हरे शैवाल प्रोकैरियोट के उदाहरण है, तो ये बात भी ठीक है। जो आपके नीले हरे शैवाल होते हैं ये एक तरह से प्रोकैरियोट्स के ही उदाहरण माने जाते हैं। और ऑप्शन डी में क्या दे रखा है, यूकैरियोट में केंद्रक झिल्ली सहित संगठित केंद्रक नहीं होता है, तो ये बात देखिए आपकी गलत है। इस हिसाब से आपको देखना है किस कथन में ए बी सी मतलब कि 1 2 3 तीनों सही हैं। तो 1 में आपका इसमें नहीं है, और 2 में भी नहीं है आपका, 3 वाले में है आपका, इसमें है 1 2 और 3, 1 2 और 3, इसका मतलब आपका 3 वाला सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा है आपसे, मानव नेत्र के रेटिना पर बनने वाले किसी वस्तु के प्रतिबिंब का जो प्रभाव होता है वो रेटिना पर लगभग कितने सेकंड या फिर कितने समय तक बना रहता है। आपको इस क्वेश्चन के लिए कमेंट करना है, और हम आपके ऑप्शन पढ़ देते हैं, 1/15 सेकेंड तक, या फिर 1/25 सेकेंड तक, या फिर 1 सेकेंड तक, या फिर 1/2 सेकेंड तक। तो आपको इसका सही आंसर बताना है क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करें मानव नेत्र के रेटिना पर जो बनने वाला वस्तु का प्रतिबिंब होता है ना, वो 1/20 का माना जाता है, लेकिन आपका यहाँ पर 1/15 दे रखा है। तो इस हिसाब से आपका जो आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए के साथ चला जाएगा, 1/15 सेकेंड। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या पूछा है आपसे, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। और आपके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं इसमें। तो देखिए, इसमें कह रहा है शुष्क परिस्थितियों में बीजों का अंकुरण नहीं होता है, पोषकों का पादपों के विभिन्न भागों में स्थानांतरण खुली हुई अवस्था में ही होता है, विभिन्न समय अंतरालों पर फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा के गठन में सुधार होता है, या फिर फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा संरंध्र बनाती है जिसके कारण गैसों का विनिमय सरल हो जाता है। विनिमय मतलब आदान प्रदान करे वो सरल हो जाता है, या फिर जल फसलों की पीले और गर्म वायु दोनों से ही रक्षा करता है। तो आपको बताना है इनमें से कौन से ऐसे कथन हैं जो फसलों की सिंचाई की पुष्टि करते हैं। तो देखिए, अगर हम इसके सही आंसर की बात करें तो पहले में आपका दे रखा है शुष्क परिस्थितियों में बीजों का अंकुरण नहीं होता है, ये बात सही है आपकी। वहीं दे रखा है पोषकों का पादपों के विभिन्न भागों में स्थानांतरण खुली हुई अवस्था में होता है, ये बात भी सही है आपकी। और तीसरे में दे रखा है विभिन्न समय अंतरालों पर फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा के गठन में सुधार होता है, तो ये भी इसका आंसर नहीं होने वाला है। वहीं अगला दे रखा है फसलों को जल की आपूर्ति से मृदा संरंध्र बनाती है जिसके कारण गैसों का विनिमय सरल हो जाता है, तो ये भी आपका आंसर नहीं होगा। और
5 पॉइंट क्या कह रहा है आपसे, जल फसलों की पीले और गर्म वायु दोनों से रक्षा करता है। तो ये बात भी ठीक है आपकी। मेरे हिसाब से जो आपका सही आंसर जाएगा वो हो जाएगा पहला, दूसरा और पांचवा। तो चलिए देखते हैं किसमें आपका दे रखा है। तो देखिए इसमें तो दे नहीं रखा है पहला, दूसरा और पांचवा। इसमें भी नहीं दे रखा है, इसमें भी नहीं दे रखा है। पहला दूसरा इसमें तो दे रखा है लेकिन पांचवा नहीं दे रखा। ये टाइपिंग में कुछ मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे पांचवा कर लीजिए। तो आपको जो सही आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर 3 के साथ पहला, दूसरा और पांचवा, ये तीनों ही आपके सही हो जाएंगे। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 12, नीचे दिए गए कथनों का अध्ययन कीजिए। और आपके कथन क्या क्या दे रखे हैं इसमें। गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं, बीज गुणसूत्रों में स्थित होते हैं, या फिर एक कोशिकीय जीव श्वसन और जनन दोनों ही करते हैं, या फिर कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना है। और आपको सही कथन चुनना है, इसका क्या हो सकता है। आप सभी साथी कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 12 के लिए। देखिए अगर हम इसके आंसर की बात करें तो क्या कह रहा है आपसे, गुणसूत्र केंद्रिका में स्थित होते हैं। तो ऐसा आपका होना नहीं है, ये आंसर होगा नहीं आपका। वहीं बात करें बीज गुणसूत्रों में स्थित होते हैं, तो हाँ हो सकते हैं। वहीं बात करें एक कोशिकीय जीव श्वसन और जनन करते हैं, ये बात भी ठीक है आपकी। जो आपके एक कोशिकीय जीव होते हैं वो जनन और श्वसन दोनों ही कार्य करते हैं। और अगला दे रखा है कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना है, तो ये बात भी आपकी ठीक है। तो इस हिसाब से आपका जो सही आंसर जाएगा वो जाएगा दूसरा, तीसरा और चौथा। तो चलिए देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। पहले में दे रखा है आपका पहला, तीसरा और चौथा, तो ये गलत है आपका। दूसरे में क्या दे रखा है, पहला, दूसरा और चौथा, तो ये भी गलत है आपका। और तीसरे में दे रखा है पहला, दूसरा और तीसरा, ये भी गलत होगा। ऑप्शन नंबर 4 में आपका दे रखा है इसमें दूसरा, तीसरा और चौथा, मतलब कि बीज गुणसूत्रों में स्थित होते हैं और एक कोशिकीय जीव जो होते हैं वो श्वसन और जनन दोनों ही करते हैं। और 4 में दे रखा है कोशिका झिल्ली का सबसे महत्वपूर्ण कार्य कोशिका में पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करना है। इस हिसाब से आपका आंसर नंबर 4 जो होगा वो सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 13 पूछा है आपसे, चिकित्सा के क्षेत्र में समस्याओं के अनुसंधान के लिए जो उपयोग किए जाने वाले पराश्रव्य ध्वनि उपकरण होते हैं उनकी कार्य करने की आवृत्ति होती है। और आपके ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसमें, 2000 और 20,000 हर्ट्ज के बीच में होता है, या फिर 20,000 हर्ट्ज से अधिक होता है, या फिर 20 हर्ट्ज से कम होता है, या फिर 20 हर्ट्ज और 20,000 हर्ट्ज से कम होता है। तो आपको इसका सही आंसर बताना है। देखिए अगर हम बात करें चिकित्सा के क्षेत्र में जो समस्याओं के लिए जो अनुसंधान होते हैं ना, उनमें जो उपयोग किए जाने वाले पराश्रव्य ध्वनि उपकरण जो होते हैं उनके जो कार्य करने की आवृत्ति मानी जाती है ना, वो आपकी जो होती है वो 20,000 हर्ट्ज से भी अधिक की मानी जाती है। तो इस हिसाब से जो आपका सही आंसर जाएगा वो ऑप्शन नंबर बी के साथ, मतलब कि 20,000 हर्ट्ज से अधिक के साथ। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है आपसे, भूतापीय ऊर्जा एक वैकल्पिक ऊर्जा का स्रोत है। इस ऊर्जा के लिए सर्वाधिक संभाव्य क्षेत्र वे हैं। और आपको बताना है कि वे कौन कौन से क्षेत्र हैं जो भूतापीय ऊर्जा को एक वैकल्पिक ऊर्जा स्रोत के रूप में संभावित क्षेत्र प्रदर्शित करते हैं। तो देखिए अगर हम इसके आंसर की बात करें, जहां तापीय विद्युत संयंत्र है, या फिर जो तटीय क्षेत्रों के निकट हैं, या फिर जो भूपर्पटी में तप्त स्थलों के ऊपर हैं, या फिर जहां कोयले की खानें हैं। तो इस क्वेश्चन के लिए आपको सभी को कमेंट करना है। बताइए इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। देखिए अगर हम बात करते हैं भूतापीय ऊर्जा की, तो जो आपकी भूतापीय ऊर्जा होती है ना, ये भूपर्पटी में तप्त स्थलों के ऊपर होती है। तो इसलिए आपका जो सही आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ चला जाएगा। देखिए अगर हम बात करें भूतापीय ऊर्जा के बारे में, तो जो आपकी भूतापीय ऊर्जा होती है ना, ये आपकी पृथ्वी के अंदर से प्राप्त होती है, जिस कारण इसे जो है भूतापीय ऊर्जा कहा जाता है। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, कुछ डायनासोरों के पर थे, यद्यपि वे उड़ नहीं पाते थे, परंतु पक्षियों के जो पर होते हैं वो उड़ने में उनकी सहायता करते हैं। और आपको बताना है कि विकास के संदर्भ में इसका अर्थ यह है कि
और आपके ऑप्शन क्या दे रखे हैं इसमें, सरीसृपों का विकास पक्षियों से हुआ है, या फिर सरीसृपों एवं पक्षियों के बीच कोई विकास में संबंध नहीं है, या फिर पक्षियों का विकास सरीसृपों से हुआ है, और ऑप्शन डी दे रखा है आपसे दोनों ही जीवों में परसमजात अंग माने जाते हैं। तो देखिए, अगर हम बात करें डायनासोरों के पर थे और वे उड़ नहीं पाते थे, और वहीं जो आपके पक्षी थे उनके जो पर होते थे वो उड़ने में उनकी सहायता करते थे, मतलब कि पक्षियों के आवागमन में उनकी सहायता करते थे। लेकिन जो विकास के संदर्भ में था वो आपको इसके अंदर बताना है। तो अगर हम विकास के संदर्भ की बात करें तो जो आपके दोनों ही जीवों में जो आपके पर थे ना वो समजात थे, इस प्रकार से इसका यही अर्थ निकलेगा। तो जो आपका सही आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी के साथ, दोनों ही जीवों में जो पर होते हैं वो सेम होते हैं, मतलब कि समान जात के ही अंग होते हैं, ये माना गया है। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या पूछ रहा है आपसे कि 3 धातुओं के ऐसे समूह को चुनिए जो मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। देखिए, अगर हम बात करें मुक्त अवस्था में पाए जाने वाली धातुओं की, तो इनमें आपकी जो सिल्वर होती है और गोल्ड होती है और आपकी प्लेटिनम होती है। ये तीनों ही ऐसी धातुएं हैं जो आपकी मुक्त अवस्था में पाई जाती हैं। तो आपका जो सही आंसर चला जाएगा वो ऑप्शन नंबर सी के साथ, सिल्वर, गोल्ड और प्लेटिनम। तो ये क्वेश्चन भी आप सभी साथियों को बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। चलिए इसी के साथ हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या पूछ रहा है आपसे कि नीचे कुछ रासायनिक प्रक्रियाएं दी गई हैं और आपको बताना है कि कौन से इनमें 2 धीमे दहन को दर्शाते हैं। और आपके ऑप्शन क्या क्या दे रखे हैं, श्वसन, मोमबत्ती का जलना, लोहे पर जंग लगना, या फिर प्रकाश संश्लेषण। आप सभी साथी कमेंट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 के लिए कि आपको इसमें जो रासायनिक प्रक्रियाएं दी गई हैं इनमें 2 धीमे दहन को कौन कौन से दर्शा रहे हैं। क्या आपका डी और ए होगा, या फिर ए और सी होगा, या फिर बी और सी होगा, या फिर बी और डी होगा। बताइए इसका आंसर सही क्या होगा। तो देखिए, अगर हम इसके सही आंसर की बात करते हैं जो आपके धीमे धीमे दहन को दर्शा रहे हैं, तो इनका जो सही आंसर चला जाएगा, पहला तो श्वसन होगा आपका, और दूसरा आपका लोहे पर जंग लगना, मतलब कि ए और सी आपका सही आंसर चला जाएगा। तो हम जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2 के साथ। तो आपका ऑप्शन नंबर 2 जो है वो सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 क्या पूछ रहा है आपसे, कोशिका भित्ति वाला सबसे छोटा सजीव इनमें से कौन से हैं। तो देखिए, आपके कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, इनमें आपको बताना है कि जो कोशिका भित्ति वाला एक सजीव है इसमें वो कौन सा है। और जितने भी साथी अभी नए आए हैं वो सभी क्लास को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करेंगे। तो चलिए बात करते हैं अगर हम कोशिका भित्ति वाले छोटे सजीव की, तो इनमें आपका जो हो जाएगा वो जीवाणु माना जाता है, जो एक प्रकार से छोटा सजीव माना जाता है। यीस्ट आपका होगा नहीं, शैवाल भी आपका नहीं होगा, और साइनोबैक्टीरिया भी आपका नहीं होगा। इसी के साथ जो आपका ऑप्शन नंबर बी है ये सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है आपसे। क्वेश्चन नंबर 19 पूछ रहा है, जब सीएनजी या एलपीजी का पूर्ण रूप से दहन हो जाता है तब मुख्य उत्पाद कौन कौन से बनते हैं। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं, केवल जल, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड और जल, या फिर कार्बन डाइऑक्साइड और जल, या फिर केवल कार्बन डाइऑक्साइड। तो देखिए, जिसमें आपका केवल जल दे रखा है तो ये नहीं होगा, और आपका पूछ रखा है केवल कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये ऑप्शन तो दोनों आपके ही गलत हो गए। बचे 2 ऑप्शन, इनमें आपको सही आंसर बताना है। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करें आपके सीएनजी की, तो सीएनजी की जो फुल फॉर्म होती है वो से कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होती है। वहीं सीएनजी की बात करें तो सीएनजी को जो है वो ग्रीन फ्यूल के नाम से भी जाना जाता है। वहीं बात करें अगर हम एलपीजी की, तो एलपीजी को लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस कहा जाता है, और इसी के अंदर जो है आपकी वो ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिक्सचर पाया जाता है। आपको ये पॉइंट भी ध्यान रखना है, कई सारे एग्जाम में आपके पूछ भी चुका है और आगे भी पूछ सकता है, इसलिए आपको ये पॉइंट ध्यान रखने हैं। देखिए, अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 19 के आंसर की, तो इसका जो सही आंसर चला जाएगा वो कार्बन डाइऑक्साइड और जल के साथ चला जाएगा, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए इसी के साथ अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है आपसे, ऊष्मीय मान की एसआई इकाई क्या है। और आपके ऑप्शन दे रखे हैं, किलो कैलोरी प्रति किलोग्राम, जूल प्रति किलोग्राम, कैलोरी और किलो जूल प्रति किलोग्राम। तो आपको इसका सही आंसर बताना है कि ऊष्मीय मान की एसआई इकाई क्या होती है।
देखिए अगर हम बात करें कैलोरी की, तो जो आपकी कैलोरी होती है ना, ये ऊर्जा की इकाई मानी जाती है। तो आपको ये ध्यान रखना है, हो सकता है आपके आने वाले आगे किसी एग्जाम में पूछ ले। जो आपकी कैलोरी है वो ऊर्जा की इकाई मानी जाती है। और वहीं अगर हम बात करें उष्मीयमान की एसआई इकाई की, तो इसका जो सही आंसर चला जाएगा वो किलो जूल प्रति किलोग्राम, मतलब कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को हम यहीं तक रखते हैं। कैसी लगी आप सभी को ये क्लास, आप सभी साथी हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ सभी साथी क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।